मैं रोहित यदुवंशी। आज एक नई सीरीज जिसमें टेस्ट कराए जाएंगे। विजन आईएएस का टेस्ट है जो कि बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है हर एग्ज़ाम के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 28 मई की परीक्षा जो प्रीलिम्स होने वाली है, जीएस का टेस्ट है, को देखते हुए चलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें। तो आइए हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। टेस्ट 1 ऐसे ही टेस्ट आपको कराए जाएंगे, ढेर सारे टेस्ट कराए जाएंगे। आप लोग रोज़ हमारी क्लास देखते रहें। एनसीईआरटी की भी बैच जो हम चला रहे हैं वो भी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और जो टेस्ट है ये भी चलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि टेस्ट 1 भारतीय राज्य व्यवस्था पीटी 2023। हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की। एक सेकेंड। भारतीय संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। ये सभी धर्मों परिवर्तनों के पर रोक लगाता है। ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन। तो इसका आंसर है ए केवल एक। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। आप लोग बताएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा है वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तीसरा है विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान देना है कि बता रहा है नहीं है। इस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि नहीं है। तो ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो ये तीनों गलत हैं। क्या है? ये तीनों गलत हैं। एक दो तीन तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान हैं? कथन है संसद की सर्वोच्चता, दूसरा है निर्वाचित राज्य प्रमुख, तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी केवल तीन बहुमत प्राप्त दल का शासन। ये है बहुमत प्राप्त दल का शासन। मतलब बोल रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता विद्यमान है। तो केवल एक बहुमत प्राप्त दल का शासन, बाकी संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य का प्रमुख, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए।
नंबर 1 अध्यक्ष, नंबर 2 उपाध्यक्ष, नंबर 3 विशिष्ट आमंत्रित, नंबर 4 मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3, 4। तो इसका आंसर कोशिश करेंगे। 5 का है ए। क्या है? ए 2, 3, 4 अध्यक्ष नहीं, 2, 3, 4 नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्ति होती है वो उपाध्यक्ष की होती है, विशिष्ट आमंत्रित होती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है, ना कि अध्यक्ष की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। देखेंगे कि ये कथन है एकल और लचीला संविधान, नंबर 2 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, नंबर 3 केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो क्या उत्तर होगा इसका? 6 का होगा डी, तीनों। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? कौन करता है? तीनों करते हैं। एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। नंबर 3 है एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना, 2011 में मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? तो ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो 7 का क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 2 और 3 मतलब कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संदर्भ में बात कर रहा है कि अब क्या करना है, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। मतलब एनपीआर में केवल नागरिक शामिल है, ऐसा नहीं है। एनपीआर में केवल नागरिक नहीं, 2 और 3 भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल सही है। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना, 2011 के मकान सूचीकरण के चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आप लोग पहले अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें और हम कुछ सेकंड रुक के आंसर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो क्या करना है? पूछ क्या रहा है? सही है, मतलब सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। आप लोग उत्तर करेंगे तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब न 1 और न 2। बात कर रहा है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों गलत है। क्या कह रहा है? कौन सा सही है? तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का आप लोग आंसर करेंगे। 9 का सी 1 और 2, मतलब
AIIB के संदर्भ में जो बात की जा रही है, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं? क्या हो सकता है? लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। आइए हम बात करते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। तीसरा है, लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, 1 और 2। मतलब कह रहा है कि लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ये दोनों सही हैं। गलत क्या है? लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मूल अधिकारों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? मूल अधिकारों के संदर्भ में हम बात करेंगे। वे अनुलंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की इकाई कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर निर्णय के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप लोग उत्तर दें। आंसर 11 का जो आंसर है वो होगा 2 और 3, यानी वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न देखेंगे 12। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में, किसके सभी प्रश्न देखा था? मूल अधिकारों का मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है, चर्चा करेंगे। एक है, पहला है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 12 है, इसका आप लोग उत्तर देने की कोशिश करें। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 2। मतलब मूल कर्तव्यों के संदर्भ में जो सही पूछ रहा है, तो क्या होगा? इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? किसकी? पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है, विशेषताएं पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। दूसरा है, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका उत्तर है केवल 2, यानी ऑप्शन सी। क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सही है, बाकी सब गलत हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं? पहला, IR कोहिलोवाद 2007। दूसरा, गोलकनाथवाद 1967।
तीसरा मेनका गांधीवाद 1978, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। नीचे दिए गए कोटों पर सही उत्तर चुनिए। सही कौन से हैं? आप लोग पूछ क्या रहा है कि कौन सा वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के बीच टकराव संबंधित है? टकराव से किससे संबंधित है? टकराव से संबंधित हैं। तो कौन कौन से हैं? इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन बी यानी 2 और 4 गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स वाद दोनों, गोलकनाथ वाद 1967 और मिनर्वा मिल्स वाद 1980, ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल हैं? दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चारों इसमें शामिल हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में बोल रहा है कौन कौन शामिल हैं, तो टोटल शामिल हैं, मतलब चारों जो है DMRC, UIDAI, नीति आयोग और RBI। क्वेश्चन नंबर 15 हम करा चुके हैं। आज इतना ही, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी टाइप से हम डेली कुछ क्वेश्चंस, कल से पूरी सीरीज पूरा 100 क्वेश्चंस कराएंगे। PT 2023 जो कि 28 मई को एग्ज़ाम है। धन्यवाद।